हेलो स्टूडेंट। जीता इसकी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है बेसिकली जो लेक्चरर में स्क्रीनिंग का पेपर है, ये उसके लिए है। वैसे तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि वनडे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में आते हैं और इस पेपर को जो मैंने बनाया है, स्क्रीनिंग के पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन इस पेपर से कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल जाएंगे। तो अब इस पेपर को मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, एक्चुअली में इस पेपर को मैंने बहुत ही कंफ्यूज बनाया है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में आते हुए, जिसे आप लोग देखते हैं कि ये आते हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया है। तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना चाहिए, यानी इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को के बारे में सोचने की अप्रोच रखनी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनाई गई थी, इसके एक टेम्परेरी यानी अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और इसके एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जिनका नाम एच.सी. मुखर्जी था। तो ये कह रहे हैं उद्घाटन सत्र। देखिए, उद्घाटन जो हुआ था ये 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर। और जो उस समय इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, तो उन्होंने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की थी, न कि जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। देखिए, एक राज्यसभा राज्यसभा जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो जैसी ये राज्यसभा होती है, ऐसी राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है। आर्टिकल 169। तो देखिए, इसे वो कह रहा है भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कह रहा है समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त भी नहीं किया जा सकता। लोकसभा, इसको भी नहीं, राज्य विधानसभा को भी नहीं, लेकिन आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद है। देखिए, राज्य विधान परिषद जो होती है, इसे राज्य के विधानमंडल की सिफारिश पर संसद बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। लेकिन एक परमानेंट बॉडी है कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट दिया है। देखिए, एजुकेशन जो है, यहाँ फंडामेंटल राइट जो दिया गया है, ये G1 से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और इसके लिए एक 86 अमेंडमेंट किया गया था। 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, जब आर्टिकल 352, इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट रद्द हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे हैं, दो आर्टिकल 20 एंड 21, ये किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किए जा सकते। अगर देखते हैं ए, भाषण का अधिकार अर्थात राइट ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19A में आता है, तो इसको रद्द किया जा सकता है। देश में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 का हिस्सा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। संगठित होने का अधिकार, संगठित या संघ वगैरह बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 में आता है, ये भी। लेकिन जीवन का जो अधिकार होता है, राइट ऑफ लिविंग, आर्टिकल 21 एक ऐसा है इसमें जो किसी भी स्थिति में ये रद्द नहीं किया जा सकता। तो आंसर हुआ सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एन.के. सिंह है। इससे पहले जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम वाई.वी. रेड्डी था, वाई.वी. रेड्डी। और वाई.वी. रेड्डी कौन थे, पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो एन.के. सिंह इसका आंसर है। और यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 14वां वित्त आयोग था, वित्त आयोग का काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच जो फाइनेंस होता है, वित्त का जो बंटवारा होता है, उस पर एडवाइज करना होता है। तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% हिस्सा राज्यों को दिया गया। लेकिन यहां पर एक करंट का क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के
द्वारा राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है। फिर वो कह रहा है किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है। तो देखिए क्रिस गेल नाम आता है इसमें, ये ध्यान रखना है। इसमें सी, क्रिस गेल दोहरा शतक लगाने वाले पहले हैं। फिर वो कह रहा है कि औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया। जजिया कर की मैं कहानी सुनाता हूं आपको। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी शासक था, उसने सबसे पहले भारत में जजिया लगाया। ब्राह्मणों पर या साधु संतों पर जजिया नहीं लगता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। इसी तरीके से फिर इसे औरंगजेब ने लगाया और औरंगजेब ने इसे 1679 में लगाया था। 1679 में लिखा भी होगा कहीं ये बी, 1679 में पुनः लगाया और मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था। दिल्ली चलो, देखिए स्टूडेंट यहां दो चीज आती हैं। दिल्ली चलो का नारा, एक दिल्ली चलो आंदोलन चलाया गया था 1941 में। दिल्ली चलो आंदोलन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी का था 1940 का, उसका एक हिस्सा था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। लेकिन दिल्ली चलो का जो नारा है 1943 में सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे। तो आंसर इसका आता है बी। फिर हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे। देखिए स्टूडेंट मैं इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अरब सी है, यहां इंडियन ओशियन है और यहां बे ऑफ बंगाल है। तो यहां से भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुए, यहां से भारत सुरक्षित था। और ये जो ये क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ KLJP कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत श्रेणी हैं। तो यहां से भी भारत बिल्कुल सुरक्षित है। भारत पर जितने आक्रमण हुए, ये नॉर्थ हुआ और ये वेस्ट, ये सब कहां से हुए, नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर दिशा से। तो भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ ये ईरानियों ने किया था। ईरान को एक्चुअली में हम फारस भी कहते हैं और फारस को इंग्लिश में पर्शिया भी कहते हैं। तो ईरान के हकामनी के प्रांत के पारसिक लोग होते थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ईरान। तो 9 का आ जाता है सी। अब 10, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर इस पर्सनालिटी का नाम है लाला लाजपत राय। ये जो लाला लाजपत राय थे, साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की लाठी से ये शहीद हुए थे। तो ये जो स्टेटमेंट गांधी जी का है, ये बाल गंगाधर तिलक का है, सॉरी लाला लाजपत राय के लिए है, लाला लाजपत राय। अब वो कहता है अर्थक्वेक, भूकंप की का जो ओरिजिन होता है ये नाभि से होता है, ध्यान से रखना है, नाभि, यहीं से PSL प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्गिट्यूड वेव्स निकलती हैं। सुनामी में से किसका परिणाम है सुनामी। एक्चुअली में सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है और जापान में सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। यदि जहां से वेव्स निकलती हैं उसके ऊपर समुद्र होता है तो उसको हम सुनामी कह देते हैं, क्योंकि समुद्र की जो लहरें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं और तटों की ओर दौड़ती हैं। तो सुनामी भूकंप के लिए यहां पर वर्ड आया है। फिर वो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स अब 2021 शुरू हो गया है और हर 10 साल के बाद सेंसस होते हैं। तो अभी तक चूंकि सेंसस 2021 में नहीं हुआ है, तो जो डाटा हैं वो 2011 के ही चलेंगे। और 2011 में उत्तराखंड के 13 जिलों में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जो है वो हरिद्वार है। और चूंकि हरिद्वार में सर्वाधिक पॉपुलेशन है, तो यही रीजन है कि हरिद्वार के अंदर विधानसभा की सर्वाधिक 11 सीटें हैं। तो जहां जितनी पॉपुलेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर इतनी ही होती है। और दूसरे नंबर पे देहरादून आता है। तो यहां आंसर हरिद्वार हो जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला स्टेट। तो देखिए रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये साउथ में जो केरला है ये यहां पर होता है, केरल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का होता है, कर्नाटक में कॉफी का होता है और तमिलनाडु विशेष तौर से किसी प्रॉपर क्रॉप्स के लिए नहीं है। अब देखिए मैकमोहन रेखा जो होती है, मैकमोहन रेखा
ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब शिवाव नहीं है, शिव है, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जलप्रपात। देखिए शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो है 1902 में भारत में स्थापित होने वाला पहला प्रोजेक्ट था और ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में 1902 में और इसी में पहली बार बिजली का उत्पादन किया गया और कर्नाटक के कलकावेरी नामक स्थान से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम कावेरी है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि जो पोलियो की बीमारी होती है क्या वो फंगस के कारण होती है या बैक्टीरिया के कारण होती है या वायरस के कारण। तो देखिए पोलियो जो होता है बेसिकली वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पेपर को इस तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में जितने भी सेक्शन हैं हर एक को मैंने टच किया है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? गैस। तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, जब वर्षा का जल होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इस जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन वो एक तरीके से तेजाब होता है, जब उसके ऊपर गिरता है किसी बिल्डिंग आदि के ऊपर तो उसका कलर फेड कर देता है। तो इसका जो आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। मैं निम्न देखता हूं, निम्न में वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके सबसे निकट कौन सी लेयर है? एक्चुअली में इसमें 5 लेयर हैं। ये सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो। इसके बाद स्ट्रेप्टोस्फेयर है। इसके ऊपर मीजोस्फेयर है, मीजो। इसके ऊपर आइनो होता है और इसके ऊपर एक्सोस्फेयर होता है। तो सबसे इसका जो आंसर होगा वो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हिंदी में क्षोभमंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। वो कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी तो इसमें कौन सी गैस थी? तो देखिए मिथाइल नाम है इसका, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट बी आंसर है। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इकोलॉजी जो शब्द है, देखिए इकोलॉजी एक शब्द है और ये शब्द तो अर्नेस्ट हैकेले ने दिया था, डी। लेकिन इकोलॉजी जो सिस्टम होता है वो एक नाम आता है एजी टंसले, कई बार उसको भी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉप्सन यूनिट किसको मापते हैं? एक्चुअली में जो ओजोन लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और ओजोन जो लेयर होती है इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम डॉप्सन से करते हैं, डॉप्सन यूनिट। ये आंसर है। वो कह रहा है कि उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है? देखिए यहां पर 2 जिले हैं, एक बागेश्वर और एक चमोली का नाम आता है, तो इसमें आंसर सी है। फिर देखते हैं कि निम्न में कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। एक्चुअली में क्या होता है, विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक वाटर सोलुबल होते हैं, एक फैट सोलुबल होते हैं। तो जो फैट सोलुबल होते हैं, फैट सोलुबल का मतलब वसा में घुलनशील, ये है A, D, E एंड K। जो और हैं वो हैं वाटर सोलुबल, तो वाटर, तो इसमें देखिए A, D, E, K नहीं है, तो B जो है, B क्या है, ये वाटर सोलुबल है, यानी जल में घुलनशील। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए स्टूडेंट्स, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट। दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन है, दमन। एक्चुअली में दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है जिसका नाम दमन है, और एक जम्मू है और एक लद्दाख। और इनमें 8 जो यूटीएस हैं, इनमें 3 ऐसे हैं जहां पर असेंबली है, जिनमें जम्मू है, दिल्ली है और पुदुचेरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, इसका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कब शुरू हुए? ये 1962 में हुए थे। फिर यहां उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं, 2 क्वेश्चन। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। देखिए कत्यूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित है और कार्तिकेयपुर है। फिर वो कहा जा रहा है कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? एक्चुअली में जो टिहरी है वहां के एक शासक होते थे जिनका नाम प्रद्युम्न शाह था।
खटबुड़ा के युद्ध में वो मारे गए, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने टेहरी रियासत वहां का एक शासक था प्रद्युमन शाह का वंशज है जिसका नाम सुदर्शन शाह, उसको सौंप दिया। और इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम मानवेंद्र शाह। जब टेहरी रियासत का भारत में पूर्ण रूप से विलय किया गया, मानवेंद्र शाह। फिर यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो वंदे मातरम योजना है एक्चुअली में किसके लिए है? आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए कई इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और उसका आंसर ए है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ये उनके लिए चलाई गई है। नेक्स्ट लेकर चलता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका होती है कि उच्च सदन का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। देखिए, इसका मतलब होता है कि यूटीएस को इंडिकेट किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। जो विधान परिषद है इसको जो समाप्त किया जा सकता है, या बनाया जा सकता है राज्य के विधानमंडल की सिफारिश पर, इसे पार्लियामेंट बना भी सकती है और पार्लियामेंट समाप्त भी कर सकती है। तो भारत में आज देखते हैं हम यूपी में हैं, यूपी के साथ साथ बिहार में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। स्टूडेंट्स, ये जम्मू कश्मीर में भी होती थी लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, और मिनिमम 40 हो सकते हैं, और अधिकतम संबंधित राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी विधानसभा के 1/3/100 एबव नहीं होंगे, यानी 1/3 होंगे। यदि 1/3 100 से एबव होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी 100 ही होंगे। फिर वो कहा जा रहा है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में क्या है, आज गुड गवर्नेंस का जमाना आ गया है, जिसे गुड गवर्नेंस को सुशासन कहते हैं, और सुशासन का मतलब होता है जनता के हित के लिए कार्य करना। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो लाया गया है, प्रशासन में पारदर्शिता को लाना है, यानी एक ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहा है क्या नहीं, हम सूचना के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट किया गया है। फिर वो कह रहा है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेवारी को बढ़ाना, है ना, यानी किसी ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार भी इससे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है। फिर कहा जा रहा है, अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए हैं, इसको मैं ले लेता हूं। रीजनिंग, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है ये बी का भाई है, ये कंफर्म है कि जो ए है ये पुरुष है, लेकिन बी का कंफर्म नहीं है। सी ए की बहन है, सी जो है ये ए की बहन है, अर्थात ये महिला है, तो मैंने इंडिकेट कर दिया, इसे गोल करके सर्किल कर दिया। फिर वो कह रहा है कि डी ई का भाई है, लेकिन डी यहां पर नाम नहीं आया, इसका उनसे क्या रिलेशन है ये कंफर्म नहीं कह सकते, तो डी ई का भाई है, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि ई बी की बेटी है, यानी ई जो है वो लड़की है और किसकी बेटी है, वो बी की बेटी है। फिर वो कह रहा है, अब इसका कंफर्म नहीं है ना कि महिला है या पुरुष है, वो फिर कह रहा है यहां पर कि डी का चाचा कौन है। देखिए डी की बहन ई है, ई, और किसकी बेटी है, बी की, और इसका भाई कौन है, ए, तो इसका आंसर आ जाता है ए। 32 का आंसर है ए। फिर यहां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन जनरली यहां भी पूछा जाता है कि वर्षा को पानी कहते हैं, फला को, देखिए तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। यदि वो कह रहा है यदि वर्षा पानी है तो आप इस तरीके से करेंगे, वर्षा क्या है, पानी है। फिर वो कह रहा है कि पानी क्या है, पानी के लिए यूज हुआ है सड़क, और सड़क के लिए यूज हुआ है बादल। फिर वो बादल क्या है, आसमान है, आसमान, इसके लिए आसमान वर्ड यूज हुआ है। फिर आसमान क्या है, समुद्र है, इसके लिए समुद्र वर्ड यूज हुआ है। समुद्र रास्ता है, रास्ता। वो कह रहा है तो हवाई जहाज अब कहां उड़ेंगे। देखिए हवाई जहाज कहां उड़ते हैं,
आसमान में, लेकिन यहां आसमान के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? समुद्र। यानी आसमान को समुद्र कहते हैं, तो हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, लेकिन आसमान को समुद्र कहते हैं, तो यही इसका आंसर होगा बी। फिर वो क्वेश्चन दे रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 1996 में 26 जनवरी यानी 1996 में भारत का गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी यदि फ्राइडे को थी, फ्राइडे, तो 2002 में 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? स्टूडेंट एक्चुअली में, चलो इसका एक बेसिक में करा देता हूं आपको। देखिए जो एक साल जो होता है, एक साधारण वर्ष होता है, सिंपल ईयर, इसमें जो 1 जनवरी को दिन होता है, 1 जनवरी को, वही 31 को होता है, दिसंबर को। सपोज दैट यहाँ संडे है, तो यहाँ भी संडे होगा, तो न्यू ईयर जो होगा अगले दिन, न्यू ईयर, ये होगा मंडे को। तो सिंपल ईयर में आज नया साल संडे को है, तो अगला साल मंडे को। तो सिंपल ईयर में क्या होता है, जब साल चेंज होता है तो एक दिन अगले वाला आता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर, लीप वर्ष, इसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं, तो इसमें साल का जो नया दिन होता है वही 31 दिसंबर को नहीं होता, बल्कि इसमें एक दिन हम प्लस करते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है यहाँ पर। यदि यहाँ संडे है तो यहाँ हो जाएगा मंडे, और जब 31 दिसंबर से अगला जो न्यू ईयर आएगा यहाँ होगा ट्यूसडे। तो यहाँ संडे था इस साल नया, और अगले साल क्या हुआ? ट्यूसडे। यानी जब सिंपल ईयर चेंज होता है तो एक दिन बढ़ता है, लेकिन जब लीप ईयर चेंज होता है तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो देखिए 1996 से लेकर के यहां तक कितने दिन हैं? 6 ईयर हैं, 6 साल हैं, 6 साल। लेकिन इन 6 साल में 6 दिन बढ़ने थे, लेकिन इसमें 2 लीप ईयर हैं, एक 96 और एक 2000। तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, अर्थात 8। और 8 को 7 से यदि हम भाग देते हैं, क्योंकि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो एक दिन बचता है, एक दिन। तो यहां यदि फ्राइडे है तो इसमें हम एक दिन प्लस करेंगे, और एक दिन प्लस करेंगे तो आंसर आएगा सैटरडे, यानी आंसर होगा इसका बी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लॉक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि इस बार आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए 3:30 यानी घड़ी में 3:30 बजे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको समझा देता हूं, वैसे 75 इसका आंसर आएगा, 12। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, मेरी घड़ी में 3:30 बजे हैं, तो जब 3:30 बजे होंगे, बड़ी सुई 6 पर होगी और छोटी होगी 3 और 4 के बीच, तो मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये जो छोटी सुई है, छोटी सुई, ये 60 मिनट में, एक्चुअली में मैंने आपको टॉपिक क्लियर भी करा रखा है, 30 डिग्री चलती है, तो एक में 30/60, 3:30 बजे हैं, यानी 30 मिनट हुए हैं, तो यहां पर इसमें कितना चलेगी? इससे मैं इसको काटूंगा तो 2 आएगा, इससे इसे काटूंगा तो 15। छोटी सुई यहां से यहां गई है, 15 डिग्री चल चुकी है, और यहां से यहां तक कितना है? 30। तो ये 15 है, तो ये भी मेरे पास कितना है? 15। तो 15 और 30 ये है, और 30 ये, यानी 30 और 30 16, और 15 ये है, तो 75 इसका आंसर आ गया, 75। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। जो मिरर इमेज के क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चन जो होंगे, कुछ भी आपसे पूछा जाए, एक्चुअली में मिरर में इमेज जस्ट उल्टी बनती है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसको 12 बजे में से घटा देना है। 12 बजे का मतलब होता है उसे 11:60 में से घटा देंगे। क्या पूछा है? 5:10, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 50, और यहाँ आएगा 6, 6:50, ये इसका आंसर है। यानी कुछ भी पूछा जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको 11:60 में से घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूं, जिससे आपको डायरेक्शन का पता लगे। देखिए नॉर्थ है, ये इधर ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। अब इनके लेफ्ट राइट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ईस्ट का लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट राइट, इसका ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। अब यहां क्वेश्चन कहता है कि अनीता स्थान ए से 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलती है। कोई लड़की है अनीता और एक स्थान है ए, यहां से वेस्ट में चलती है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पश्चिम गई, वहां से राइट हैंड मुड़ी, राइट हैंड। तो देखिए वेस्ट का जो राइट है होता है, ये होता है ऊपर को, और ऊपर को कितनी चलती है, और वहां से 3 मीटर चली, ये हुआ 3 मीटर। फिर कह रहा है यहां से बाएं मुड़कर 5 मीटर चली, यानी ये जो लाइन है इसका बाएं, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, और इसका लेफ्ट इधर को है, और कितनी चली यहां से 5 किलोमीटर। फिर कहता है अब फिर लेफ्ट मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। तो देखिए इसका जो लेफ्ट है वो आएगा नीचे की तरफ, और ये भी है 3, और बी स्थान पर पहुंची। तो बी से जो ए है जहां से वो चली थी, और एट प्रेजेंट जिस लोकेशन में है, जिस पॉइंट बिंदु पर है, उनके बीच कितनी दूरी है। तो स्टूडेंट देखिए मुझे ये निकालना होगा, लेकिन ये 5 है तो ऑब्वियसली ये भी 5 होगा। तो 2 और 5 अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो ए से बीच के बीच जो दूरी है वो 7 मीटर है। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी क्लॉक का क्वेश्चन है, घड़ी का क्वेश्चन। तो मैं फिर यहां पर एक घड़ी बना देता हूं, घड़ी देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, घड़ी में 4:30 बजे हैं, 4:30। देखिए 4:30 की स्टूडेंट्स जो लोकेशन होती है वो ये होती है, ये बजे हैं। लेकिन वो कह रहा है यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है, मिनट की जो सुई है वो पूरब की ओर है, यानी यहां से ये घूमकर कहां आ गई, मिनट की सुई यहां पर आ गई। तो कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए जब ये घूमेगी तो ये यहां आएगी, इसके पीछे पीछे ये भी आएगी। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक कितना फासला है, ये 45 डिग्री का। तो वो सुई हो जाएगी यहां पर, ये मिनट की सुई हो गई, और ये सुई हो गई घंटे की। तो घंटे की सुई की वो डायरेक्शन पूछ रहा है। देखिए ये होता है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ, लेकिन अब वो कहाँ है, यहाँ बीच में है, अर्थात आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, यानी बी आंसर होगा। अब कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन और हिस्ट्री अब ये शुरू होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है एक हाट कालिका मंदिर है, ये कहां पर है। देखिए गंगोली हाट है, ये ध्यान रखना है, इसका आंसर डी है, गंगोली हाट। फिर वो कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था। एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 वंश हैं उनमें एक लोधी वंश है, और लोधी वंश में एक शासक आता है सिकंदर लोधी, जिसका वास्तविक नाम निजाम खां था। तो उसने आगरा शहर बसाया था जो यूपी में है, और आगरा शहर बसाया, और आगरा के साथ साथ सिकंदरा भी बसाया था। वही सिकंदरा आगरा के पास जहां पर अकबर का मकबरा है, और आगरा शहर बसाया, और सिकंदर लोधी ने उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। सिकंदर लोधी, आंसर डी आ जाता है। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन फिर दिया गया है, और मैं यहां ले आता हूं 0, 6, 24 एंड 60। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। यदि प्रैक्टिस में नहीं है तो कई बार एक क्वेश्चन को करने में 1 घंटा भी लग जाता है, और कंफर्म नहीं वो होगा या नहीं। तो देखिए जब सीरीज वाले हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला काम यह है कि आपको लगभग 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम 6 या 7 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्यूब वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या फार्मूला बनाया गया है। ये जो 0 है ये 1 का क्यूब -1, तो क्या होगा 0। 6 जो है ये 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 -2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 -2 इक्वल टू 6। अब यहां इसको देख रहे हैं, ये 3 का क्यूब -3 है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, -3 कितना होगा 24। ये क्या है, ये 4 का क्यूब -4 है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 4 मैंने माइनस किए तो 60।
अब क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 5 तो आंसर आएगा 120, और इसमें 120 सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? एक्चुअली में ये जो शाहजहां हैं, शाहजहां के जो पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब है, सुजा है, मुराद है और दारा शिकोह, तो शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन उसके भाइयों ने यह बात बर्दाश्त नहीं की। तो ऐसे में शाहजहां के अंतिम समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और दारा शिकोह का एक बेटा है जिसका नाम सुलेमान शिकोह, ये अपने कुछ साथियों के साथ जो चित्रकार थे, वे उत्तराखंड चले आए। तो उत्तराखंड में इधर कुमायूं में चंद था और गढ़वाल में पंवार वंश था। तो सुलेमान शिकोह जो आया था, एक्चुअली में ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था, इसने शरण दी थी, ये इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में किसने कहा था कि ये पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो ये प्रथम है, नहीं राष्ट्रीय है, और नहीं से ये स्वतंत्रता संग्राम था। एक्चुअली में जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, यहां पर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। अगर हम वीडी सावरकर की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि भारत का पहला संग्राम था। अगर हम बेंजामिन डिसरेली की बात करते हैं और अशोक मेहता, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देता है। बहुत से नाम आते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, जो आरसी मजूमदार हैं, इसने सी जो आंसर है उसी ने कहा था कि न पहला संग्राम है और नहीं राष्ट्रीय विद्रोह। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं पॉलिटी में भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी गया है कि आर्टिकल 23 कहता भी है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म पर रोक, यानी ना तो मनुष्य को खरीदा जाएगा, ना बेचा जाएगा, उससे बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जाएगा, और वेतन न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पेश किया गया था, बनाया गया था। तो 1948 आंसर है इसका बी। मैं लेकर चलता हूं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश का एक संस्थापक है जिसका नाम श्रीगुप्त है, लेकिन उसकी उपाधि महाराज थी, और महाराज उपाधि एक सामंत की होती है, फ्यूडल की, यानी वो स्वतंत्र नहीं है। फिर उसके बाद घटोत्कच आता है, उसकी उपाधि भी महाराज है। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है और उसकी उपाधि महाराजाधिराज है, जो पहला स्वतंत्र शासक था, और उसी ने गुप्तों में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जिन्हें दिनार कहते हैं। लेकिन यहां फाउंडर पूछा है, तो फाउंडर में श्रीगुप्त ही इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, इसे हम एनडीसी कहते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952। देखिए, एनडीसी और एक नाम आता है प्लानिंग कमीशन, इन दोनों की जो स्थापना हुई थी, ये दोनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं। ये केसी नियोगी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति कमीशन बना दिया गया है, और एनडीसी को समाप्त करने की बात चल रही है। तो इसका आंसर है 6 अगस्त 1952। फिर वो कह रहा है कि भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, मंत्रिपरिषद होती क्या है? केंद्र की, यानी राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को पीएम चुनते हैं, और पीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जिससे मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है, ये मुख्य रूप से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। एक्चुअली में भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन एक 9वीं अनुसूची, एक पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ, जो संविधान में जोड़ी गई। उसमें लैंड रिफॉर्म्स, तमिलनाडु का आरक्षण है। फिर 10वीं अनुसूची, एक 52वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम कहते हैं। फिर 11वीं अनुसूची, एक 92 अमेंडमेंट हुआ, 3 में लागू हुआ था वो, पंचायती राज अधिनियम 73 अमेंडमेंट, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। तो आंसर हो गया ये।
उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब देखिए उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन हैं यहां पर। तो उत्तराखंड इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है ये रुड़की में है, रुड़की। फिर वो कह रहा है कि यूजीसी की जो नींव थी किस शिक्षा मंत्री ने 1953 में रखी? तो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? और वो नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये टॉपिक मैंने आपके साथ पढ़ाया भी है, ये डिस्कस भी किया है। फिर मैंने दूसरा यहां पर जयप्रकाश नारायण लिख दिया। नो, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में एक सर्वोदय प्लान चलाई थी। हम बात करते हैं केसी नियोगी। नो, केसी नियोगी 1946 केसी नियोगी की के नेतृत्व में या सिफारिश पर ही प्लानिंग कमीशन और एनडीसी बना था। पीसी महालनोबिस ये भी नहीं है। ये जो पीसी महालनोबिस हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष भी रहे, का मॉडल तैयार किया और ये राष्ट्रीय आय गणना कमेटी के अध्यक्ष भी थे पहले 1948 में। यूजीसी में देखिए ये अध्यक्ष है, अहमद नहीं है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष सहित कितने लोग होते हैं? एक्चुअली में स्टूडेंट्स यूजीसी में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं, तो टोटल 12 हैं। अब क्वेश्चन 52 में आता है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं कि जो मुदालियर कमीशन है ने शिक्षा के किस स्तर की सिफारिश की थी? जैसे हम देखते हैं ना, राधाकृष्णन आयोग जो उच्च शिक्षा से संबंधित था, ये विश्वविद्यालय भी बोलते हैं उसे, तो इसका आंसर माध्यमिक शिक्षा है मुदालियर का। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि कोठारी आयोग का अन्य नाम है। तो देखिए कोठारी आयोग, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 53 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस वर्ष के अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि भारतीय शिक्षा के विकास पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी? तो ये 1813 का जो एक्ट था उसमें ये व्यवस्था थी। जो 1813 का अधिनियम था, इसका आंसर बी है। वो कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची का जो विषय है किस अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया? एक्चुअली में एक 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो उसमें जैसे फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं, परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है और शिक्षा, इन 3-4 चीजों को हमने क्या किया, इसे 42 अमेंडमेंट 1976 में कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा था। फिर वो कह रहा है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? देखिए स्टूडेंट 3 सूची होती हैं। एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची यूनियन लिस्ट 100 विषय हैं, इस पर ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कॉन्क्रीट लिस्ट समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर डोमिनेट हो जाती है। तो जो पंचायती राज है ये स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची का विषय है, तो आंसर इसका ए है, ए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अनवरत योजना का विचार किसकी पुस्तक से लिया गया है? अनवरत योजना को इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहते हैं। एक्चुअली में भारत के अंदर 1966 से लेकर के 69, 1978 से लेकर के 80 एंड 1990 से लेकर 92 तक 3 बार प्लानिंग हॉलीडे रहा, योजना अवकाश 3 बार रहा और 7 वर्षों के लिए रहा। एक्चुअली में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो 78 से लेकर 80 के बीच एक रोलिंग प्लान चलाई गई, अनवरत योजना 1-1 साल की। तो एक नाम आता है गुन्नार मिडरल और उसकी एक पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा, इससे हमने रोलिंग प्लान का विचार लिया था और इसमें जो विचार है वो गांधी जी की विचारधारा पे है और इसे लागू करने का श्रेय एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला, उनके द्वारा दिया गया। लेकिन इसका आंसर यहां पर सी बन रहा है। सर्वोदय योजना किसका विचार था? देखिए एक एनएम जोशी है, बिल्कुल गलत है। एनएम जोशी बिल्कुल गलत है।
एक नाम आता है एम मन्नारायण। एम मन्नारायण ने तो गांधीवादी प्लान दी थी, है ना। एनएम जोशी ने जन प्लान दी थी और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान 1950। अब हम बात करते हैं G8 से कौन सा देश बाहर हुआ है। पॉलिटी का क्वेश्चन है G8। बच्चों इसका पूरा नाम होता है ग्रुप ऑफ 8 डेवलप्ड कंट्रीज, यानी औद्योगिक दृष्टि से 8 विकसित देशों का समूह था जो पूंजीवादी देश थे। लेकिन पहले G7 था, फिर इसमें रूस जुड़ा, लेकिन रूस तो समाजवादी था। लेकिन अब इससे रूस फिर बाहर हो गया है, तो G8 को फिर G7 नाम दिया गया। तो अब इससे इसका आंसर आएगा रूस। तो 7 देश हैं इसमें। जा केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं। देखिए, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं, तो राष्ट्रपति है। अगर यहां पर राज्य होता तो केंद्र के अंदर जो प्रेसिडेंट काम करते हैं, राज्य के अंदर उसी काम को गवर्नर करते हैं, तो आंसर गवर्नर आ जाता। फिर कह रहा है ये है अध्यादेश, ये है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश 2 लोग जारी करते हैं। जब प्रोरोगेशन सत्रावसान हुआ होता है और कोई कानून बनाना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को एक स्पेशल राइट देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 213 गवर्नर को आदेश राइट देता है। अध्यादेश होता क्या है, यानी जब सत्रावसान होता है तो प्रेसिडेंट अपने आप से कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन जब संसद अपने कार्य रूप में आती है तो 6 वीक के अंदर अंदर उस पर विचार करती है। यदि वो सही होता है तो उसे परमानेंट कानून बना दिया जाता है, अन्यथा रद्द कर दिया जाता है। तो केंद्र में इस काम को राष्ट्रपति करते हैं, केंद्र में, और राज्य के अंदर इसे राज्यपाल। तो राष्ट्रपति भी ठीक है, राज्यपाल भी ठीक है, आंसर आएगा डी, अर्थात दोनों सही हैं। फिर वो कह रहा है कि केंद्र में पहली बार द्वैध शासन कब लागू हुआ था। देखिए, डॉर्की सिस्टम जो होता है, द्वैध शासन का मतलब होता है 2 लोग शासन करते हैं। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास आपके साथ डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक 1919 का जो एक्ट था, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन। लेकिन 1935 का जो एक्ट था, इसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। तो 1935 का जो अधिनियम है, इसको आप देख लीजिए। ये जितने भी अधिनियम बने थे, 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 1935 सबसे बड़ा भी है, और भारतीय संविधान के ऊपर 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भी पड़ा है। कौन सी समिति सबसे पुरानी है। देखिए, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये जो प्राक्कलन समिति होती है, मैंने बताया था आपको, प्राक्कलन समिति में एस्टीमेट में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22 होते हैं, लोक उपक्रम में भी 22 होते हैं। और ये जो समितियों का विचार आया, ये 1919 के अधिनियम में आया, और इसमें सबसे प्राचीन 1921 में जो बनी थी, ये PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अर्थात लोक लेखा समिति। बच्चों, ज्योग्राफी में एक वर्ड आता है लैगून झील, लैगून झील, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं लैगून झील को, चलो अभी याद आ जाएगा। लैगून झील जो होती हैं, अनूप झील कहते हैं हिंदी में। ये ऐसी झील होती हैं जिनका संबंध समुद्र से होता है और समुद्र की लवणता इनमें आ जाती है। तो यहां एक पूछा गया है कि क्या चिल्का झील। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में चिल्का झील है, ये इसका आंसर है। केरल के अंदर बिमना झील है, तमिलनाडु के अंदर पुलिकट झील है, पुलिकट झील, है ना। अब क्वेश्चन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है 18, फिर कहा है 46, फिर 94 और फिर 63, तो आगे क्या आएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है एक बार SSC में पूछा जा चुका है, और बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन वहां तक हमारी सोच जाए तब इजी बनता है। देखिए, किसी भी फार्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं तो कोई भी फार्मूला यहां पर सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को
इस 18 को उल्टा लिखा है। अगर इसे इसे उल्टा कर दें तो बनता है 81, इसे उल्टा करते हैं तो 64, इसे उल्टा करते हैं तो 49 बनता है, और उल्टा करते हैं तो 36। यानी ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अब किसका स्क्वायर आना चाहिए? 5 का, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 को यदि उल्टा करते हैं तो आएगा 52, अर्थात आंसर हो गया ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि मेरी घड़ी में 6:51 का टाइम हुआ है तब दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, 1160 में से उसको माइनस करते हैं 651 को, तो यहां आएगा 9 और यहां आएगा 5, तो 509, ये इसका आंसर हुआ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमबीटी, इसके दरबार में इब्न बतूता आया था। एक्चुअली में इसके दरबार में दो इतिहासकार थे, एक नाम था इसामी जिसने एक पुस्तक भी लिखी थी फुतुहात उस सलातीन, और एक इसके दरबार में अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री आया इब्न बतूता, और उसने एक पुस्तक भी लिखी रहेला। तो कहां से आया था? मोरक्को, यानी मोरक्को कहां है? अफ्रीका। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर वो कह रहा है कि कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यदम, एक पुस्तक है, वो किस भाषा में लिखी थी? कृष्णदेवराय ने। मैं यहां लिख देता हूं पुस्तक, एक्चुअली में तेलुगु भाषा में लिखी थी आमुक्तमाल्यदम। इसने दो पुस्तक और भी लिखी थी, मैं बता देता हूं, उषा पढ़ने और जामवती कल्याणम, लेकिन वो संस्कृत में थी। तो ये तेलुगु भाषा में है। 68 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्ट प्रधान परिषद किसने बनाई थी? एक्चुअली में जो कोंकण तट है, यहां पर मराठों का एक राज्य था, और मराठों के जो फाउंडर थे शिवाजी थे, और उनके पास एक अष्ट प्रधान परिषद थी। अष्ट प्रधान परिषद से तात्पर्य होता है कि उन्होंने 8 मंत्रालय बनाए थे और उनके अधिकारियों के यहां पर नाम लिखे हैं, है ना। वे शिवाजी के सचिवों की भांति काम करते थे, तो आंसर है शिवाजी। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? देखिए पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर। एक्चुअली में इसमें क्या था, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, तो उसमें गांधी जी भी गए थे। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए एसएस राजपुताना जहाज से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन आरक्षित क्षेत्रों की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार जो चाहती भी थी कि इनको भी अलग कर दिया जाए। जैसे 1909 के एक्ट में मुस्लिम लीग को अलग किया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेकार साबित हुई। गांधी जी जब ब्रिटेन से लौटे, लंदन से, तो गांधी जी ने पुनः सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तभी क्या हुआ, सितंबर 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड भारत आए, और उन्होंने दलितों को पृथक निर्वाचन आरक्षित क्षेत्र दे दिए। तो गांधी जी जेल में थे। जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी ने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया, तो उन्हें रिहा किया गया बाद में, जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन आरक्षित क्षेत्र की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए केंद्र और राज्यों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? एक्चुअली में गांधी जी के जितने मूवमेंट होते हैं ये अहिंसात्मक होते हैं, लेकिन 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चारक नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दी गई। अर्थात इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसके विरोध में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने मूवमेंट वापस लिया। चोरी चारा कांड 72 में कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? देखिए स्टूडेंट, गांधी जी ने
17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराज से शुरू किया था। इसको शुरू करने का गांधी जी का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय तुम्हारे साथ हैं। तो इसमें गिरफ्तारी देने वाले जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। किस वेद का संबंध संगीत से है? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर चारों वेदों के नाम लिखे हैं। ऋग्वेद ये आयुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद ये युद्ध से संबंधित है, सामवेद संगीत से है और शिल्पवेद जादू टोना कृषि आदि से संबंधित है। ये इसका आंसर है। पंचेश्वर बांध परियोजना उत्तराखंड में नेपाल के सहयोग से बनाई जा रही है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता देखिए भारत में सबसे ज्यादा है, 6000 मेगावाट। ये इसका आंसर है। गोविंद सागर बांध कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोविंद सागर और नेक्स्ट। देखिए सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा नागल बांध परियोजना है और उसी के अंदर है गोविंद सागर बांध। तो आंसर पंजाब हुआ। सरदार सरोवर बांध कहां है? आपने एक नाम सुना होगा, नर्मदा घाटी परियोजना, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में बनाई गई है। तो उसी में एक सरदार सरोवर बांध है जिसे गुजरात की लाइफलाइन कहते हैं। यह गुजरात में बना है। ये आंसर है। अब 76 में कहता है मरुद्भिद वनस्पति कहां मिलती है? एक्चुअली में बच्चों एक वर्ड आता है डेजर्ट, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान बेसिकली ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वहां पर जो वनस्पति उगती है वो कटीली झाड़ियां, कैक्टस आदि उगते हैं वहां पर, खजूर, कीकर, बेर आदि। उन जिनमें छोटे पत्ते होते हैं, उनकी जड़ें जल की खोज में गहराई तक चली जाती हैं। उन्हीं को मरुद्भिद वनस्पति या इंग्लिश में जीरोफाइट वेजिटेशन कहते हैं। तो देखिए उत्तराखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, यहां तो वर्षा काफी होती है। तो आंसर हुआ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के स्थगन का अधिकार किसे है? देखिए स्टूडेंट दो चीज होती है, एक होता है स्थगन कर देना और एक सत्रावसान होता है। स्थगन का मतलब होता है कि आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त कर देना और ये अधिकार अध्यक्ष को होता है। और सत्रावसान का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए छुट्टी डाल देना, ये अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। तो स्थगन पूछा है तो स्थगन ये होता है अध्यक्ष को, ये इसका आंसर है। सत्रावसान का अधिकार किसको होता है? सत्रावसान कौन कर सकता है? या तो राष्ट्रपति कर सकते हैं संसद को। यहां सत्रावसान लिखा है और स्टेट के अंदर कौन करेगा? गवर्नर। एक नाम आता है आरआरबी, एक बैंक है रीजनल रूरल बैंक, जो 2 अक्टूबर 1975 में बनाया गया था। वो कह रहा है किस किस राज्य में नहीं है। देखिए सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन गोवा और सिक्किम दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर आरआरबी नहीं है। ये उत्तराखंड के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गोवा और सिक्किम, ये ध्यान रखना है। 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? देखिए मनसब होता क्या है? मनसब कोई उपाधि नहीं है, कोई पदवी नहीं है। मनसब तो किसी अधिकारी के पद की स्थिति अर्थात उसके पोस्ट को बताता है, उसके रैंक को बताता है और उसी के आधार पर उसका वेतन दिया जाता था। तो मनसब क्या है? एक पद होता है जिसे अकबर ने चलाया था। हाँ, ये क्वेश्चन डालने के पीछे रीजन क्या है ये भी बता देना चाहूंगा। मेरे तो ध्यान में अब आया कि इतना ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों डाला। ये सब जानते हैं कि मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, लेकिन यहां बाबर है, हुमायूं और अकबर सेकंड है। तो अकबर ने चलाई है न कि अकबर सेकंड ने। फिर नॉन ऑफ दीज भी दिया है। तो आधे स्टूडेंट सोचेंगे कि अकबर ने चलाई थी, वो ये नहीं देखेंगे कि अकबर सेकंड दिया है, इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज है। इसे अकबर ने चलाया था, ये अकबर नहीं है। ये जो अकबर है ना, यदि मैं इसकी बात करता हूं अकबर की, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज, अकबर ने चलाई थी। यहां अकबर सेकंड है। ये वही अकबर सेकंड है जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था, जबकि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बादशाह सालम सेकंड था। तो इसने राजा की उपाधि दी राम मोहन राय को और राजा राम मोहन राय को अब ब्रिटेन भेजा। और ब्रिटेन में 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टले शहर में राजा साहब की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राजा की उपाधि किसने दी थी।
उनकी मृत्यु कहां हुई? तो देखिए, ब्रिटेन जाने वाले भारत के पहले नागरिक भी थे वो। चलो, लाल किला किसने बनवाया था? देखिए, यहां 4 विकल्प दिए हैं। बहुत ही आपके लेवल का क्वेश्चन है। अकबर है, बाबर है, शाहजहां है। आप सोचते हैं कि नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। आप कहेंगे कि लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था। मैंने, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर अकबर है। मैंने लाल किला पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन लाल किले तो भारत में और भी हैं। जैसे अकबर ने आगरा में बनाया, अकबर ने इलाहाबाद में बनाया, अकबर ने उसके बाद लाहौर बनवाया, फिर अटक में बनवाया। तो यहां लाल किला पूछा है और लाल किला अकबर ने भी बनवाए थे, तो इसका आंसर अकबर है। अगर दिल्ली का लाल किला पूछता तो आंसर इसका शाहजहां हो जाता। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के दल कितने हैं? देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं, मैं अभी बता भी देता हूं आपको। राष्ट्रीय स्तर का दल कहते किसे हैं? वैसे तो ये कहा जाता है कि भारत में जितने लोग हैं इतने दल हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के दल होने के लिए कुछ कंडीशन रखी गई हैं। वो कंडीशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर वो दल भी बता देता हूं। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो, इसके साथ साथ कम से कम एक राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त की हो, तो वो राष्ट्रीय स्तर का दल होगा। या लोकसभा के चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त की हो, या कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं, आईएनसी, एनसीपी, टीएमसी, मैं समझा दूंगा फिर, एनपीपी, एनपीपी, बीजेपी, बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी और सीपी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो देख लो कितने हैं, 8। इसके आंसर आ गया। अभी सबसे लास्ट में एनपीपी बना है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। डब्ल्यूएचओ में कितने देश हैं? एक्चुअल में डब्ल्यूएचओ 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, एक्चुअली में इसने गेट का स्थान लिया है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, और एट प्रेजेंट 164 देशेस में। गुप्तों के समय दिनार क्या था? देखिए, गुप्तों के समय जो सोने का सिक्का था, इसे हम दिनार कहते थे। फिर वो कह रहा है 85 में लेप्चा जनजाति किस राज्य की है? देखते हैं। त्रिपुरा, नो, यहां तो चकमा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम, यही इसका आंसर है। लेप्चा सिक्किम में होती है। महाराष्ट्र भी आंसर नहीं, क्योंकि यहां भील, मिलाल, बिलाल ये होते हैं। मेघालय, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि यहां पर तो गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 शेड्यूल ट्राइब रहती हैं, तो लेप्चा सिक्किम में है। एंड नेक्स्ट लेकर चलता हूं, भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है? देखिए, अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 85 समथिंग है, वो मिजोरम इसका आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य की है? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता वो केरला है, और सबसे कम जो साक्षरता है, सबसे कम वो बिहार की है। लेकिन हम देखते हैं कि एजुकेशन जेंडर गैप बहुत ज्यादा है महिला और पुरुषों में। अगर महिला साक्षरता की बात करें कि सबसे कम कहां की है, तो इसका आंसर राजस्थान है, राजस्थान। तो स्टूडेंट्स, ये 87 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपने बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, और अपने कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है उसको किस तरीके से फतेह किया जाए। मैं आपको प्रॉपर इसी तरीके से कोऑपरेट करूंगा। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।